नमस्कार दोस्तों, ईयरली करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। नेशनल करंट अफेयर्स 2021-22 का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इस टॉपिक का पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसे अगर अभी तक आपने न देखा हो तो आप जा करके उसे देख लीजिए। चूँकि ये जो टॉपिक था ये काफ़ी लंबा था, बहुत सारे फैक्ट्स थे इसमें, इसलिए इसे हमने दो पार्ट में बनाने का निर्णय लिया। तो पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। तो एस उन्नीकृष्णन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम का नया निदेशक नियुक्त किया गया है और इन्होंने 7 फरवरी 2022 को अपना पदभार ग्रहण किया। किसका स्थान इन्होंने लिया? तो सोमनाथ का स्थान इन्होंने लिया, जिन्होंने जनवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। तो इसरो के अध्यक्ष और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के प्रमुख, इन दोनों लोगों का नाम महत्वपूर्ण है। ऑस्कर विजेता अभिनेता सिडनी पोइटियर का निधन हो गया। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले ये पहले अश्वेत व्यक्ति थे। 7 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गया। 94 वर्ष की इनकी आयु थी और इन्हें ऑस्कर किस लिए मिला था? लिलीज ऑफ द फील्ड में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के ऑस्कर के ये विजेता थे। और महत्वपूर्ण ये है कि ये पहले अश्वेत विजेता थे। 2009 में इन्हें राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा अमेरिकी नागरिक सम्मान, जो सर्वोच्च अमेरिकी नागरिक सम्मान है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो 28 जनवरी 2022 को वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति से पहले डॉक्टर नागेश्वरन एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने भारत और सिंगापुर में कई बिजनेस स्कूलों और प्रबंध संस्थाओं में अध्यापन का कार्य किया है। वे 2019 से 2021 तक भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालीन सदस्य भी रहे हैं। अगला पद्म पुरस्कार 2022, इससे जनरली प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो कुल 128 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी इस बार मिली है, जिसमें से कि 2 जोड़ी पुरस्कार हैं। ठीक है, मतलब 2 लोगों को मिला करके दिया गया है। इसमें लिखा है किसी जोड़ी को दिए गए पुरस्कार की गणना एक पुरस्कार के रूप में की जाती है। तो जोड़ी वाला जो पुरस्कार है उसको भी हम देखेंगे। तो कुल 4 पद्म विभूषण दिए गए हैं। पद्म पुरस्कारों में सबसे ऊपर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और सबसे अंत में पद्म श्री। तो 4 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण दिए गए हैं और 107 पद्म श्री पुरस्कार इसमें शामिल हैं। तो निश्चित रूप से हमेशा पद्म श्री की संख्या बहुत अधिक होती है, तो इससे प्रश्न जो है नहीं पूछता है। प्रमुख हमारे लिए पद्म विभूषण और पद्म भूषण है। ठीक है, एक जो है फैक्ट पद्म पुरस्कारों से जुड़ा हुआ यह है कि 34 महिलाएं हैं कुल 107 में से। 10 ऐसे हैं जो या तो विदेशी हैं या एनआरआई हैं या जो पीआईओ हैं या चाहे जो ओसीआई हैं, और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। तो आइए अब देख लें किसको पद्म विभूषण मिला है। तो पद्म विभूषण जन सेवा के क्षेत्र में कल्याण सिंह को मिला है मरणोपरांत। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह, उनको मरणोपरांत जो है मिला है जन सेवा के क्षेत्र के लिए। कला के क्षेत्र में मिला है प्रभा अत्रे को, ये महाराष्ट्र की हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में राधेश्याम खेमका को मिला है, ये भी मरणोपरांत और उत्तर प्रदेश के हैं। सिविल सेवा जनरल बिपिन रावत, जिनकी दुखद मृत्यु हुई, मरणोपरांत उत्तराखंड। तो इन लोगों को जो है दिया गया है। पद्म भूषण की बात करें तो जन सेवा में गुलाम नबी आजाद जम्मू और कश्मीर और बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, इन दोनों लोगों को दिया गया है ये संयुक्त पुरस्कार। व्यापार और उद्योग नटराजन चंद्रशेखर महाराष्ट्र, कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला ये जोड़ी। तेलंगाना
सत्यनारायण नडेला संयुक्त राज्य अमेरिका और सुंदर राजन पिचई संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो सत्यनारायण नडेला और गूगल के सीईओ सुंदर राजन पिचाई और साइरस पूनावाला महाराष्ट्र को मिला है। साहित्य और शिक्षा की बात करें तो प्रतिभा रे उड़ीसा, स्वामी सच्चिदानंद गुजरात और वशिष्ठ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश। सिविल सेवा राजीव महर्षि राजस्थान। विज्ञान और इंजीनियरिंग संजय राजाराम मरणोपरांत मेक्सिको। खेल देवेंद्र झाझरिया राजस्थान और अन्य में मधुर जाफरी पाक कला संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो ये रहा पद्म पुरस्कारों के बारे में। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव तो 12 जनवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुडुचेरी में 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया और ये महोत्सव 12 से लेकर 13 जनवरी 2022 को वर्चुअल माध्यम में आयोजित किया गया। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला, अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में विलय हो गया। तो 21 जनवरी 2022 को इंडिया गेट पर स्थापित अमर जवान ज्योति की शाश्वत ज्योति, जो बराबर जो है जलती रहती है, का कुछ 100 मीटर की दूरी पर 2019 में जो स्थापित हुआ था राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, उसकी ज्योति के साथ विलय कर दिया गया है। अमर जवान ज्योति स्वतंत्रता के बाद विभिन्न युद्धों और संघर्षों में देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को देश की श्रद्धांजलि का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। ये अमर जवान ज्योति 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिन्हित करने के लिए स्थापित किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया था। अगला, प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो इन्होंने 14 जनवरी 2022 को अपना पदभार ग्रहण किया। उन्हें अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई। उनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष का। ये इससे पहले, जैसा कि हमने पहले ही बात किया, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यरत थे और जनवरी 2018 में बीएसएससी के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अगला, तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की जो है घोषणा हुई है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसलिए ये जो फैक्ट है ये जो है उत्तर प्रदेश आधारित परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है। अन्य प्रमुख विजेताओं की सूची को देखें तो सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर प्रदेश का है मुजफ्फरनगर। सर्वश्रेष्ठ जिला दक्षिण क्षेत्र तिरुवनंतपुरम केरल। सर्वश्रेष्ठ जिला पूर्वी क्षेत्र चंपारण बिहार। सर्वश्रेष्ठ जिला पश्चिम क्षेत्र इंदौर मध्य प्रदेश और सर्वश्रेष्ठ जिला पूर्वोत्तर क्षेत्र गोलपारा असम है। अगला, 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग से 7-8 जनवरी 2022 को हैदराबाद तेलंगाना में 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया। इसकी जो थीम थी वो थी भारत का डेकेड, महामारी के बाद की दुनिया में डिजिटल गवर्नेंस। तो 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। असम नगर पालिका में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित की गई है और ये अगले 10 वर्ष के लिए है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है कदम है असम सरकार की तरफ से। अगला, भारत की पहली हरित माइक्रोग्रिड परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई। तो एनटीपीसी सिम्हाद्री के एनटीपीसी गेस्ट हाउस में इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन के साथ ही एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना होगी और दुनिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से ये एक होगी। अगला, चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20। इसमें क्या है? तो नीति आयोग ने 27 दिसंबर 2021 को, तो ये देखिए जो भी नीति आयोग रिपोर्ट निकालती है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।
पिछले बार नीति आयोग से जुड़ा हुआ ही पीसीएस में 2 प्रश्न पूछा गया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो 27 दिसंबर 2021 को चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 को जारी किया गया। इसमें बड़े राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में केरल और तमिलनाडु सूची में सबसे ऊपर हैं, जबकि तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। तो टॉप 3 में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश रैंकिंग में सबसे नीचे है, तो प्रश्न पूछने की संभावना कम हो जाती है। अब ये थोड़े ही कोई राज्य प्रश्न पूछेगा कि इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश रैंकिंग में सबसे, हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा होता तो पूछा जाता प्रश्न, लेकिन सबसे नीचे है तो नहीं पूछा जाना चाहिए। हालांकि यह वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में शीर्ष पर है। अभी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि है तो नीचे, लेकिन वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। तो वृद्धि के हिसाब से देखें तो यह शीर्ष पर है, सर्वोच्च है। इसने 13 संकेतकों में से 33 पर अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। तो कुल 43 संकेतक थे, तो कुल 43 इंडिकेटर्स थे, उसमें से 33 पर 33 पर इसने जो है सुधार किया है। वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना शीर्ष 3 रैंकिंग वाले राज्य हैं। तो इस रिपोर्ट में जो है उत्तर प्रदेश वृद्धि दिखाने वाले में सबसे तेज है। छोटे राज्य की बात करें तो छोटे राज्यों में मिजोरम सबसे अच्छा और नागालैंड सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरे हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप सूची में सबसे ऊपर और अंडमान और निकोबार सबसे नीचे हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर समग्र प्रदर्शन में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे निचले स्थान पर रहे, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, लेकिन वृद्धिशील प्रदर्शन सूची में ये सब सबसे ऊपर रहे, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। अगला, उत्तर प्रदेश में 8 आयुष अस्पतालों का उद्घाटन किया गया। तो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 दिसंबर 2021 को राज्य में 8 नए 50 बेड के एकीकृत आयुष अस्पतालों का उद्घाटन किया। नए आयुष अस्पताल कहाँ कहाँ बन रहे हैं तो एक देवरिया में, एक कौशाम्बी, सोनभद्र, लखनऊ, कानपुर, संत कबीर नगर, कानपुर देहात, ललितपुर में हैं और इन्हें 72 करोड़ रुपए की सामूहिक लागत से बनाया गया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुल 500 नए आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। अगला, सुशासन सूचकांक 2021। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया। इस सूचकांक में गुजरात रैंकिंग में शीर्ष है, उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा है। तो सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा। राजस्थान ने न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन में अन्य राज्य समूह बी श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मिजोरम और जम्मू कश्मीर ने सुशासन सूचकांक 2019 की तुलना में क्रमशः 10.4% और 3.7% की समग्र वृद्धि दर्ज की है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली सुशासन सूचकांक 2019 संकेतकों की तुलना में 14% की वृद्धि दर्ज करते हुए समग्र रैंक में सबसे ऊपर आ गया है। महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु में वृद्धि। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर 2021 को महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया है, लेकिन पुरुषों का जो पहले से 21 था वही 21 ही रहेगा। तो बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 जो सभी धर्मों में एक लड़की की विवाह की कानूनी न्यूनतम आयु को 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रयास करता है, 21 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक के पेश होने के बाद इसे आगे की चर्चा और समीक्षा के लिए संसद के स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। अभी भी ये जो है एक मसौदा ही है, एक विधेयक ही है। अगला, भारत की हरनाज संधू बनी मिस यूनिवर्स 2021। तो भारत की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021 बन गई हैं। इनसे पहले केवल 2 भारतीयों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। पहली 1994 में अभिनेत्री सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ने जो है इससे पहले मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का ये 70वां संस्करण था। तो कुल इससे पहले जो है
69 हो चुके हैं, ये 17वां था और इजराइल के इलात में इसे आयोजित किया गया था। पराग्वे की 22 वर्षीय नादिया फरेरा दूसरे स्थान पर रही, जबकि दक्षिण अफ्रीका की 24 वर्षीय लालेला मसवाने तीसरे स्थान पर रही और हरनाज संधू पहले स्थान पर रही। अगला, प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 96,100 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, एम्स गोरखपुर और ICMR केंद्र शामिल हैं। तो पहला गोरखपुर उर्वरक संयंत्र ये वर्षों से बंद था, तो इस संयंत्र को लगभग 8,600 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्मित किया गया। इसके बाद एम्स गोरखपुर, तो गोरखपुर के पूर्ण रूप से क्रियाशील परिसर को एम्स के 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की गई। ICMR केंद्र, तो ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुदान केंद्र गोरखपुर के नए भवन का उद्घाटन किया गया। इस क्षेत्र में जापानी इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की चुनौती से निपटने में केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस बीमारी से जो है ये क्षेत्र पूरी तरीके से जो है परेशान था और हर वर्ष हजारों बच्चे जो है इससे मृत्यु को प्राप्त होते थे। तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया और इस पर जो है लगभग अब जो है कामयाबी पाई गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, तो ये महत्वपूर्ण है। तो भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, तो पहले तो इनका नाम ही महत्वपूर्ण है, 1-2 बार पहले पूछा जा चुका है। 17 दिसंबर 2021 को भूटान के 114वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, क्या नागरिक पुरस्कार का नाम है, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग से सम्मानित किया गया। तो भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो को नगदग पेल जी खोरलो के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम है। भूटान वर्ष 1907 में वांगचुक राजवंश की शुरुआत के उपलक्ष्य में हर वर्ष 17 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस मनाता है। उस दिन ड्रग ग्याल्पियो उगेन वांगचुक को भूटान के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया था और तब से वांगचुक राजवंश वहां पर शासन कर रहा है। अगला, तमिलनाडु सरकार ने तमिल थाई वजदू को राज्य गीत घोषित किया है। तो 17 दिसंबर 2021 को तमिल मातृभूमि की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत तमिल थाई वजदू को राज्य गीत घोषित किया गया और इसको निर्देशित किया। इसके गायन के दौरान दिव्यांग जनों को छोड़कर मौजूद सभी लोग खड़े रहे। तमिलनाडु के राज्य गीत तमिल थाई वजदू को मनोन मनियम सुंदर नार द्वारा लिखा गया। तो ये इसके जो है लेखक है। अगला, सी इज चेंज मेकर कार्यक्रम, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने ग्राम पंचायतों से लेकर संसद सदस्यों और राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं सहित सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों के लिए एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जिसका नाम है सी इज ए चेंज मेकर, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यक्रम है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। इस तरीके से सी इज चेंज मेकर कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। क्या है जो है इसका उद्देश्य, तो महिला राजनीतिक नेताओं की क्षमता निर्माण करना और उनके निर्णय लेने और संवाद संबंधी कौशल, भाषण लेखन आदि में सुधार करना है। अगला, अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 13 दिसंबर 2021 को अनुसूचित जातियों जनजातियों पर अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की और ये हेल्पलाइन 24 घंटे काम करेगी, टोल फ्री होगी और इसका नंबर है 14566, ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये काम करेगी। अगला, वर्ष 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो ये महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से, ठीक है। तो प्रसिद्ध कोंकणी लेखक
कोंकणी भाषा। दामोदर मौजो को वर्ष 2022 के 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 77 वर्षीय दामोदर मौजो गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार हैं। वो अपने उपन्यास जैसे कार्मेलीन और सुनामी साइमन और लघु कथाएं जैसे डेरेसाज मैन एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम गोवा के लिए प्रसिद्ध है। उनका लघु कथाओं का पहला संग्रह 1971 में प्रकाशित हुआ था, गैथन, जिसका नाम था। अगला, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया गया है। तो 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा के घाटों से जोड़ने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। तो अहिल्याबाई होलकर ने औरंगजेब के तोड़ने के बाद काशी विश्वनाथ के वर्तमान मंदिर को बनाया। उसके बाद कहते हैं कि स्वर्ण चद्दर जो है उसकी छतों पर राजा रणजीत सिंह ने लगाया, जो कि पंजाब के सिख राजा थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी के जो है कार्यकाल में फिर से उस पर जो है इतने वर्षों बाद कार्य हुआ है। तो परियोजना का पहला चरण लगभग 339 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। इसमें पर्यटक सुविधा केंद्र, मुमुक्षु भवन, भोगशाला, सिटी म्यूजियम, व्यूइंग गैलरी और फूड कोर्ट समेत कुल 23 भवनों का उद्घाटन किया गया है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021, तो अनुभवी अभिनेत्री हेमा मालिनी और प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को गोवा में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और 52वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में किया गया। अगला, 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में आयोजित किया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें महत्वपूर्ण यही है कि इसके बारे में आपको पता रहे। अगला, केसर ए हिंद अरुणाचल राज्य की तितली। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 13 नवंबर 2021 को केसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी प्रदान कर दी है। यही केसर ए हिंद है। ठीक है, तो केसर हिंद विशाल और चमकीले रंग की तितली है। केसर ए हिंद का वैज्ञानिक नाम है तेइनोपाल्पस इम्पीरियलिस और इसका शाब्दिक अर्थ है भारत का सम्राट। आगे बढ़ते हैं। दुआरे राशन योजना। तो दुआरे राशन योजना पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो है शुरू की गई योजना है। इसमें यह है कि द्वार पर जाकर के सबके जो है दरवाजे पर पहुंच करके राशन को पहुंचाया जाएगा। अगला, वीरता पुरस्कार 2020। तो 22 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति ने वर्ष 2020 के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किए। तो ये महत्वपूर्ण है। पहला, वीर चक्र। तो भारतीय वायुसेना के जाबाज फाइटर विंग कमांडर वर्तमान में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा तीसरा सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार वीर चक्र प्रदान किया गया। कीर्ति चक्र की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में एक ऑपरेशन में आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए शहीद सैपर प्रकाश जाधव को मरणोपरांत दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र दिया गया। शौर्य चक्र, उत्तराखंड के शहीद मेजर विभूति शंकर ठोडियाल को आतंकवाद विरोधी अभियान में उनकी भूमिका के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया। उन्होंने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। यह पुरस्कार उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट नीतिका कौल और उनकी मां ने प्राप्त किया। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 20 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव को संबोधित किया और स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 प्रदान किया। लगातार 5वें वर्ष इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने के खिताब से सम्मानित किया गया है। आइए देखें, इसमें बहुत सारी श्रेणियां हैं। तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की हम बात करें स्वच्छता में, तो वीटा, लोनावाला, सासवड़, ये तीनों शहर महाराष्ट्र में स्थित हैं। 10 लाख से अधिक आबादी श्रेणी की बात करें तो इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा, नवी मुंबई और पुणे। ठीक है, तो इसमें से 2
महाराष्ट्र से हो गए, एक गुजरात से हो गया, एक जो है इंदौर और एक जो है विजयवाड़ा। स्वच्छ छोटा शहर तो 1 लाख से 3 लाख आबादी की श्रेणी है, छोटा शहर नई दिल्ली इसमें है। स्वच्छ मध्यम शहर तो 3 लाख से 10 लाख आबादी श्रेणी है, इसमें जो है नोएडा है। स्वच्छ बड़ा शहर 10 लाख से 40 लाख आबादी, नवी मुंबई महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर, गंगा किनारे स्थित शहर तो वाराणसी 1 लाख से अधिक आबादी श्रेणी में और कन्नौज 1 लाख से कम आबादी श्रेणी में है। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला, UNWTO द्वारा पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया है। यह हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर पोचमपल्ली तेलंगाना के नलकोंडा जिले का एक कस्बा है और इसे अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है, जिसे इकत नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। पोचमपल्ली की इकत शैली को 2004 में GI टैग प्रदान किया जा चुका है। अगला, CBI के प्रवर्तन निदेशालय प्रमुखों का अब 5 साल का कार्यकाल होगा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 नवंबर 2021 को जांच एजेंसियों, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशकों को कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने संबंधित 2 अध्यादेश जारी किए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो ये अध्यादेश केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अध्यादेश 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अध्यादेश 2021 है। इन अध्यादेशों के अनुसार इन शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों को 2 साल का जो कार्यकाल होता था उसको अगर पूरा कर लेते हैं तो हर साल 3 साल तक इनका विस्तार किया जा सकता है। इस प्रकार से ये 5 वर्ष हो गया। स्कूलों के लिए भाषा संगम पहल, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 1 नवंबर 2021 को स्कूलों के लिए भाषा संगम पहल, भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल क्विज का शुभारंभ किया है। तो ये NCERT द्वारा विकसित भाषा संगम पहल 22 भारतीय भाषाओं में रोजमर्रा के जो उपयोग के बुनियादी वाक्य हैं उनको सिखाने के लिए भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है ये, और भारतीय सांकेतिक भाषा के साथ ऑडियो और वीडियो के रूप में 100 वाक्य प्रस्तुत किए गए हैं। भाषा संगम मोबाइल ऐप को मल्टीभाषी नामक एक स्टार्टअप द्वारा माय गवर्नमेंट के सहयोग से विकसित किया गया। तो स्टार्टअप का नाम है मल्टीभाषी। अगला, कृषि उड़ान 2.0 योजना। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2020 को कृषि उड़ान 2.0 योजना को लॉन्च किया है। क्या उद्देश्य है? तो कृषि उपज और हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण और अनुकूलन के माध्यम से मूल्य प्राप्ति में सुधार लाना। तो कुल मिलाकर के जो है अधिक से अधिक माल जो है जहाज से जा सके, जो कृषि के उत्पाद है उनकी ही बात ये जो है किया गया है। और विशेष करके योजना पहाड़ी, आदिवासी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के हवाई अड्डों में कार्गो से संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण का है, क्योंकि यहाँ अधिक दिक्कत है। अगला, महाराष्ट्र के मशहूर अलीबाग के सफेद प्याज और बाडा कोलम चावल को मिला GI टैग। GI टैग से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है और जितने नए GI टैग दिए गए उन सबको हमने इसमें कवर किया है, तो इसे ध्यान रखना होगा। तो महाराष्ट्र के अलीबाग के सफेद प्याज और वाडा कोलम चावल को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है। तो अलीबाग का सफेद प्याज क्या है? तो ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग का प्रसिद्ध सफेद प्याज का उत्पादन होता है। वाडा कोलम चावल, तो ये महाराष्ट्र के पालघर की वाडा तहसील में उगाई जाने वाली एक पारंपरिक किस्म है जिसका दाना सफेद रंग का होता है। अगला, रटोल आम को मिला GI टैग। तो उत्तर प्रदेश के बागपत, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, यह उत्तर प्रदेश का ही है। तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उगाए जाने वाले प्रसिद्ध रटोल आम को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। आम का नाम रटोल गांव के नाम से लिया गया है और जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये रटोल आम,
ये अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए लोकप्रिय है। इस आम को पाकिस्तान द्वारा अपनी मूल उपज के रूप में भी दावा किया जाता है। तो रटोल आम को जीआई टैग मिल गया है। अगला, केरल की एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग मिल गया। तो एड्यूर मिर्च क्या है इसकी विशेषता? तो इसमें बहुत कम तीखापन होता है, तो बहुत कम ये तीखी होती है। इसके लिए विशिष्ट पर्यावरण, मृदा परिस्थिति और खेती के पारंपरिक तरीकों की आवश्यकता होती है इसके उत्पादन के लिए। तो एड्यूर मिर्च की खेती कम से कम 150 वर्षों से मल्लपुर जिलों में की जा रही है। कुटी अट्टूर आम की बात करेंगे तो कन्नूर जिले के कुट्टी अट्टूर और नजदीकी ग्राम पंचायतों का एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट आम है, इसे भी जीआई टैग मिल गया है। अगला, हिमाचल प्रदेश के लाहौली बुने हुए मोजे और दस्ताने और चंबा चंपल को जीआई टैग मिल गया है। तो लाहौली बुने हुए मोजे और दस्ताने, ये बुने हुए मोजे और दस्ताने स्थानीय भीड़ की ऊन से बने होते हैं। ये अद्वितीय शिल्प केवल आदिवासी जिले लाहौल और स्पीति में निर्मित किए जाते हैं। तो ये केवल लाहौल और स्पीति में निर्मित होता है। अब चंबा चप्पल की बात करें तो इसकी परंपरा राजा चरत सिंह यानी 9वीं शताब्दी की शुरुआत में के समय से माना जाता है कि राजा चरत सिंह के समय से इसका प्रारंभ हुआ और राजा चरत सिंह 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में थे। तो पारंपरिक चंबा चप्पल को स्थानीय रूप से बने चमड़े से तैयार किया जाता है। अगला, राजस्थान की सोजत मेहंदी को मिला जीआई टैग। तो सोजत मेहंदी की उत्पत्ति राजस्थान के पाली जिले की सोजत तहसील में उगाई जाने वाले मेहंदी के पत्तों से होती है, तो इसको भी जीआई टैग मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी होगा सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर। तो ये बड़ा क्रांतिकारी योजना जो है वाराणसी में संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सार्वजनिक परिवहन रोपवे कैंट रेलवे स्टेशन यानी जो वाराणसी जंक्शन है से चर्च स्क्वायर गोदौलिया, तो गोदौलिया वगैरह का जो क्षेत्र है बनारस में वो बहुत प्राचीन समय से ही गंगा के किनारे बसा हुआ है क्षेत्र, तो पूरा ये गलियों का शहर हो गया है। तो अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था बनाना जो है बहुत मुश्किल हो गया है, तो ये रोपवे को इसको हल के रूप में देखा जा रहा है। तो सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे का उपयोग करने वाला बोल्विया और मेक्सिको सिटी के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश होगा और वाराणसी पहला शहर होगा भारत का। तो इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसको जो है ध्यान में रखने की जरूरत है। अगला, 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2021। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अक्टूबर 2021 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के निदेशक और प्रख्यात प्लोमोनोलॉजिस्ट डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किया। कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की शानदार भूमिका के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला, विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज, तो ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसे ध्यान में रखिए। तो 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर लद्दाख की लेह घाटी के सामने एक ऊंचे पहाड़ पर विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। फायर एंड फ्यूरी कार्प्स द्वारा लेह गैरिसन में आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर द्वारा यह विशाल राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो ये भारत में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा हाथ से बुना और हाथ से काता गया सूती खादी ध्वज है। और इसका माप क्या है तो देखिए कितना बड़ा है ये, 225 फीट गुणे 150 फीट तथा वजन है इसका 1000 किलोग्राम यानी 10 क्विंटल। अगला, निर्भया एक पहल, तो ये भी उत्तर प्रदेश सरकार। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 सितंबर 2021 को लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की। नई पहल के तहत 75,000 महिलाएं राज्य के बैंकों से जुड़ेंगी, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करेंगी और 3 महीने के लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगी। तो ये जो मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। मिशन शक्ति का पहला चरण अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया था।
अगला, तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-2021। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 20 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 जारी किया। तो इसमें बड़े राज्यों की बात करें तो गुजरात शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य है, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु और सबसे नीचे स्थान पर है बिहार तीसरा खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा पहले स्थान पर है, उसके बाद मेघालय, मणिपुर का स्थान है और सबसे नीचे स्थान पर है मिजोरम छोटे राज्यों में। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू और कश्मीर पहले स्थान पर है, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और नई दिल्ली का स्थान रहा और सबसे नीचे स्थान है लक्षद्वीप का। अगला, 2 और भारतीय समुद्र तटों को मिला प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन के कई इंडिकेटर्स हैं, लेकिन मोटे तौर पे समझने के लिए ये कहा जा सकता है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त जो समुद्र तट होते हैं वो सबसे साफ सुथरे समुद्र तट माने जाते हैं। तो 2 नए भारतीय समुद्र तट, एक तो तमिलनाडु में कोवलम और पुडुचेरी में ईडेन को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया। भारत में अब ब्लू फ्लैग वाले 10 समुद्र तट मौजूद हैं। अगला, बेंगलोर की आध्या अरविंद शंकर को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 21 सितंबर 2021 को वियना में ऑस्ट्रियाई संसद में आयोजित एक समारोह में बेंगलोर की रहने वाली 7 वर्षीय लड़की आध्या अरविंद शंकर को प्रतिष्ठित ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया और इनकी जो तस्वीर थी द लैब ऑफ पीस नामक एक तस्वीर के लिए पुरस्कृत किया गया है, जिसमें उनकी मां को उनकी नानी के गोद में दिखाया गया है। तो वही द लैब ऑफ पीस। अगला, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 अगस्त 2021 को गोरखपुर में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय, क्या नाम है इसका, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। आयुष विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षण संस्थानों की स्थापना केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया। अगला, इंदौर बना भारत का पहला वाटर प्लस शहर। तो भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। ये प्रमाणीकरण नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रदान किया जाता है। तो इंदौर तो सफाई के पैरामीटर में एकदम सबको पीछे छोड़ करके बहुत आगे निकल गया है। तो प्रमाणन प्राप्त करने के लिए मापदंड क्या थे, इसको भी जान लीजिए। तो किसी शहर को वाटर प्लस तभी घोषित किया जा सकता है जब घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से छोड़े गए सभी अपशिष्ट जल को संतोषजनक स्तर पर उपचारित किया जाता हो। तो जितने भी गंदा जल निकल रहा है उसको फिर से जो है उसका फिल्टर करके साफ उसे कर दिया जाता हो, उसे ही बनाया जाएगा। तो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर अब काकोरी ट्रेन कार्रवाई किया गया। तो ये तो बहुत अच्छा कदम है, हम लोग किताब में पढ़ते हैं काकोरी ट्रेन षड्यंत्र, तो उसे काकोरी ट्रेन कार्रवाई कर दिया गया है। ठीक है, तो 9 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन कार्रवाई कर दिया गया है, क्योंकि षड्यंत्र शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। तो इस प्रकार से नेशनल करंट अफेयर्स 2021-22 को हमने देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। हालांकि ये तो सीधे सीधे फैक्ट ही पढ़ना था, तो आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, यही मैं आशा करता हूँ। तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।